हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिप्टेक एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। मेरा नाम अंकित कुमार सिंह है और मैं आपका अप्लाइड फिजिक्स पार्ट 2 ले रहा हूं। और उसमें हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो पिछले क्लास में मैंने आपके फाउंडेशंस पे काम किया था, बताया था कि क्या है, क्या जानना ज़रूरी है। हमने फ्लक्स के बारे में जाना और उसके रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो सब हमने समझा। ठीक है, उस पर टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, अब आगे वाला कॉन्सेप्ट में जाते हैं। जैसे सिलेबस से अगर हमने देखा तो आपका सिलेबस है, तो इसमें हमने कूलम्स लॉ कर लिया था, यूनिट ऑफ चार्ज भी कर लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कर लिया था, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या था, उनके प्रॉपर्टीज भी पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था और पोटेंशियल डिफरेंस क्या था। राइट, ये हमने पढ़ लिया था। अब आता है कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ to find electric field intensity of straight charged conductor, plain charged sheet and charged sphere। ठीक है, आज हम इन टॉपिक्स पे जितने भी कॉन्सेप्ट्स इसके रिलेटेड है वो सब हम जानेंगे। मेनली गॉस लॉ, गॉस लॉ का फॉर्मूला होता है और तीन तरह के कॉन्सेप्ट्स उससे निकलते हैं। एक आपका स्ट्रेट लाइन वायर जो कि इन्फिनिटली लॉन्ग होता है, उसके लिए हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं जो कि हम करेंगे। फिर उसके बाद एक प्लेन शीट उसके लिए, एंड आफ्टर दैट एक स्पीयर के लिए क्या होता है, तो उसके लिए हम गॉस लॉ पढ़ेंगे और जहाँ पे हम गॉसियन सरफेस की बात करेंगे और जो उससे रिलेटेड जितने भी हमारे पास फॉर्मूलाज आएंगे उसके न्यूमेरिकल्स भी हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे। बट आज हम कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पे काम करेंगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करने से पहले हम एक बार जो इसके पहले जो कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, उसको अच्छे से विस्तार से हम फिर से पढ़ते हैं और उससे कनेक्ट करके हम गॉस लॉ समझेंगे। ठीक है, देख सकते हैं कि ऑलरेडी मैंने पहले से आपके बोर्ड पे रखा है। ठीक है, क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है और उसको हम मैथमेटिकली कैसे समझेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पिछले क्लास में भी बोला था कि जितनी भी फील्ड लाइंस आपके किसी चार्ज पार्टिकल से निकलते हैं, ऑफ कोर्स ये सारे इमेजिनरी हैं, ये आप कंफ्यूज मत करना। ये सारी इमेजिनरी लाइंस है जो हम अज्यूम करते हैं और उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, और जितने टोटल फील्ड लाइंस एक चार्ज पार्टिकल से निकल रहे हैं आउटवर्ड की तरफ, वो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, जैसे ये आप देख सकते हैं कि एक कार्डबोर्ड है। ठीक है, ये एक कार्डबोर्ड है और यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, हमने किसी तरह भी एक चार्ज पार्टिकल ऐसे इमेजिन करते हैं, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, बट सपोज हमने एक चार्ज पार्टिकल रखा है जहां से हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से आ रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एयर से ट्रेवल करके इस कार्डबोर्ड से ट्रेवल करके इधर आएंगे। राइट, अब इसमें देख रहे हैं कि ई से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट किया, ई के ऊपर एक मैंने लाइन ड्रॉ किया है। उसका मतलब होता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। और हमारा ए जो है ये एरिया वेक्टर है। कोई भी सरफेस के परपेंडिकुलर जो हमारा एरिया का वेक्टर होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। ठीक है, अगर हमने किसी भी तरह का सरफेस लिया है तो उससे परपेंडिकुलर ही एरिया होगा। अगर वो अगर हमने कोई भी ऐसा कंपोनेंट लिया जो कोई एंगल पे है तो उसको हम एरिया का वेक्टर नहीं मानेंगे। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर वेक्टर कैलकुलेशन में यूज होता है, तो हमेशा जो भी सरफेस लेंगे उससे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और वो एरिया वेक्टर यूज करेंगे। राइट, अब यहाँ पे आते हैं हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होता है, हमारा फॉर्मूला अगर आप रिकॉल करिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है F अपॉन क्यू। दैट इज आप किसी टेस्ट चार्ज पे
कितना फोर्स आप लगा सकते हैं, राइट। अगर आपने फॉर्मूला पिछले बार याद किया होगा तो हमने लिखा था E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। हम अगर आपको रिकॉल करने के लिए इजी हो जाए उसके लिए हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, electric field strength या electric field intensity at a point in an electric field is the force acting on a unit positive charge placed at that point। किसी भी पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लेना है और कितना फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है वो हमें उससे हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पे कहाँ है। तो कभी भी किसी पॉइंट पे रखना है तो वहां पे पहले टेस्ट चार्ज अपना इमेजिन कर लेना कि हाँ हमने वहां पे टेस्ट चार्ज रखा है और फिर उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, ठीक है। अब कमिंग बैक, तो ये हम समझे दूसरा कि एक्स कंपोनेंट ऑफ एरिया, ठीक है। अब आप अगर आपने वेक्टर्स में पढ़ा होगा, ठीक है। अब कोई सपोज आपने एक फ्री स्पेस में आपने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। अब इसका क्या होगा, इसका अगर हम कंपोनेंट निकालते हैं, सपोज ये ए वेक्टर है, अगर हम इसका कंपोनेंट निकालते हैं तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है, ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिसको हम ऐसे बना दिए और फिर हम एक वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं। सॉरी, इसको थोड़ा स्ट्रेट करना है, राइट। अब ये जो आपका एरिया का कंपोनेंट है ये एक एंगल बना रहा है आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से, ठीक है। थीटा, राइट। अब जब हम ये एंगल को देख रहे हैं तो जब इसका कंपोनेंट हम इस वाले से लेंगे जिसके साथ वो एंगल बना रहा है, जो एंगल हमें यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है, ठीक है, तो ये होता है आपका ए कॉस थीटा, राइट। और उसी तरह अगर हम इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं तो ए साइन थीटा। आई होप आपको दिख रहा हो क्योंकि ये कलर बहुत लाइट है, नहीं दिख रहा होगा तो हम इसको ए कॉस थीटा दैट इज एरिया का हमने हॉरिजॉन्टली लिया और वो ए कॉस थीटा होता है, ठीक है। जो भी एंगल के तरफ ये एंगल है इसके तरफ अगर हम जाएंगे तो वो कॉस के साथ मल्टीप्लाई होता है और जब हम इस तरफ जाएंगे तो वो साइन की तरफ मल्टीप्लाई होगा। अब एक बहुत कॉमन सा डाउट होता है कि अगर मैंने एंगल ये लिया होता तो क्या हम कॉस इधर लिखते या फिर यहां लिखते, ए कॉस थीटा इधर होता है या इधर होता। हमेशा याद रखना है कि जिधर एंगल होगा उस तरफ हम जाएंगे तो वो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होता है। इसका कंपोनेंट ये होगा ए कॉस थीटा और ये आपका ए साइन थीटा होगा। इतना जानना बहुत जरूरी है,
ठीक है, क्योंकि हमें इसको कंपोनेंट में ब्रेक करना होता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब आप बोलोगे कि नहीं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ ही हमेशा हम जब लिखते हैं तो कॉस मल्टीप्लाई होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक क्लियर होना चाहिए, जिस तरफ आपको एंगल दिख रहा है, राइट, ये एंगल अगर इधर दिख रहा है तो हम अगर इस एंगल की तरफ जाएंगे तो कॉस यहाँ आएगा, और इधर तो एंगल हमने नहीं लिखा है, तो इस तरफ हम जब इसका कंपोनेंट लेंगे तो साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा से। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। अब कमिंग बैक टू द थिंग, ठीक है, अब देखिए, ये ई वेक्टर है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये ए वेक्टर है। हाँ, तो ये ऑलरेडी सरफेस से परपेंडिकुलर है, जो आप देख सकते हैं, राइट, परपेंडिकुलर है। अब जो इसका फॉर्मूला हम जनरेट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, हाँ, ये हमारा फॉर्मूला है टोटल फ्लक्स का। ठीक है, टोटल फ्लक्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब देखिए, सपोज ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, राइट, इसका सरफेस हमारा इस तरह इंक्लाइंड है, रैंप जैसे होता है। आप अगर किसी मॉल में जाते हैं या फिर कोई बड़ी सी बिल्डिंग होती है, हॉस्पिटल्स में नॉर्मली देखा जाता है कि रैंप का यूज किया जाता है, दैट इज स्लोप का यूज किया जाता है। सपोज ये स्लोपिंग सरफेस है, राइट, तो इसका जो एरिया होगा, एरिया का जो आपका वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, राइट, जो कि 90 डिग्री पे है, राइट, इसलिए वो ऊपर की तरफ है। और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से आ रहा है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से आके इस सरफेस से निकल रहा है, राइट। अब ये हमारा ई वेक्टर। अब हम क्या करते हैं कि इस कंपोनेंट को तोड़ेंगे, राइट, इस कंपोनेंट को अगर हम देखते हैं, ऐसा कुछ है, स्लोपिंग सरफेस, हमारा वो स्लोपिंग सरफेस है जहां पे एरिया कंपोनेंट है, राइट, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ऐसे आ रहा है, राइट। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को भी ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए ताकि आसान हो। ठीक है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, मैं कुछ ही लूंगा ताकि ज्यादा क्राउडेड ना हो आपका, और आपको समझने में आसानी हो, राइट, ठीक है। हम्म, तो अब देख सकते हैं कि ये हमारे ग्रीन वाली लाइंस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, हमारे ग्रीन वाली लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ई वेक्टर, ई वेक्टर, ई वेक्टर, ठीक है। अब देखिए, ये जो आपका वेक्टर दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे आपको ट्रेवल कर रहा है, ये हमारे एरिया वाले वेक्टर को कट कर रहा है, राइट। जो एंगल पे, ये वाला आप एंगल भूल जाओ, ये मैंने एग्जांपल में आपको पिछले बार लिया था, ठीक है। अब अगर अगर एंगल मैंने इस तरफ लिया है तो यही एंगल इधर होगा, राइट, है ना। ये आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि जब पैरेलल लाइंस को कोई लाइन ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन आप मान लो, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होता है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि ए और ई के बीच में कॉ एक थीटा है। अब अगर मैं इस चीज को, इस ए कंपोनेंट को हॉरिजॉन्टली लेता हूं तो हम ए साइन थीटा लिखते हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे,
ए साइन थीटा, राइट? अब आप समझ रहे हैं? यहाँ पे आपको अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं आपको इधर दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये वाला जो हॉरिजॉन्टल है ये साइन थीटा है, राइट? और ये हमारा, पे गलती हुई है, ये सॉरी, माय मिस्टेक। ठीक है, ये आपका ठीक है, ये वाला वर्टिकल आपका साइन थीटा है और ये आपका कॉस थीटा है, राइट? कब आया ये? आई होप आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है समझने में। मैं चेक कर लेता हूँ, शायद यहाँ पे कोई मिस्टेक हुआ है। ये कब होता है? जब आप ये वाला थीटा मानते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम हमेशा फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, पिछले क्लास में भी हमने समझा था। फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए हमने ई के ऊपर कोई भी लाइन नहीं ड्रॉ किया, ना ए के ऊपर, तो बेसिकली ये हमारा स्केलर फॉर्म में है। ठीक है, हमने इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में रखा है। और जब हम ये जो आपका पूरा सेक्शन है ए कॉस थीटा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो एक्चुअली आपका ए बार है। मतलब ए के ऊपर जो आप डैश बना रहे हो वेक्टर में, आपने हमेशा आपने ये वाला कंपोनेंट लिया समझने के लिए, ये वाला कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, जो भी एरिया आपका परपेंडिकुलर टू द सरफेस है उसका आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई के साथ। ठीक है, अब एसआई यूनिट क्या होता है फ्लक्स का? अब हम जानते हैं कि आपका जो फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो फोर्स अपॉन फोर्स जो एक यूनिट चार्ज पे लगता है, पॉजिटिव यूनिट चार्ज पे, तो फोर्स अपॉन एफ अपॉन क्यू, राइट? तो एफ न्यूटन से आप रिप्रेजेंट करते हो और क्यू आपका कूलम है, राइट? तो न्यूटन कूलम तो आप समझ गए। अब एरिया के लिए जब भी हम एरिया लेते हैं तो वो क्या होता है? मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी हम मीटर स्क्वायर ले रहे हैं, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम। अब मैक्सिमम फ्लक्स और मिनिमम फ्लक्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? अब ये जो आपका यहाँ पे है ये एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट है। क्या है ये जो आप यहाँ पे डॉट देख रहे हो ये डॉट प्रोडक्ट है। आप पढ़े होंगे कि मैथ्स में डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर का जब आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे, वेक्टर का अप्लाइड फिजिक्स पार्ट 1 में, तो आपने जाना होगा कि हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं जो कि वेक्टर्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं, राइट? वेक्टर्स और स्केलर में दोनों में डिफरेंट तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं, इधर क्रॉस प्रोडक्ट या आपका डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, जब भी ये डॉट प्रोडक्ट होता है मतलब ए कॉस थीटा आप यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, तो वो मैक्सिमम कब होता है? अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास कर रहे हैं और जो एरिया वेक्टर जो सरफेस से आपका परपेंडिकुलर है वो पैरेलल है, पैरेलल है, दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा है, मतलब थीटा का वैल्यू जीरो होगा। जब आप थीटा का वैल्यू यहाँ पे जीरो करेंगे तो कॉस थीटा कॉस जीरो हो जाता है, कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है? जीरो, जिसके वजह से आपका फ्लक्स जो आप यहाँ पे लिखिएगा, सॉरी, कॉस थीटा, अरे यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, थीटा इज इक्वल टू जीरो होता है। आप जब थीटा इक्वल टू जीरो यहाँ पे पुट करिएगा तो कॉस जीरो इज इक्वल टू वन होता है, मतलब आपका यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स होगा। ये मैक्सिमम फ्लक्स का है। इसमें क्या है कि जो आपका एरिया का कंपोनेंट है, क्योंकि ये प्लेन पेपर ऐसे रखा हुआ है तो इसका एरिया का वेक्टर जो है ये परपेंडिकुलर है, राइट? और यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पैरेलल जा रहे हैं। अब ई और ए के बीच में आप समझ सकते हैं कि ये 90 डिग्री है और कॉस 90 डिग्री भी एक,
थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री डालिएगा, कॉस 90 डिग्री 0 होता है, तो यहाँ पे फ्लक्स 0 हो जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, ये अगर आप समझ गए तो आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, वो क्या चीज पर डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे और एक्स कंपोनेंट ऑफ एरिया। ठीक है, एक्स कंपोनेंट मतलब एक्स एक्सिस के तरफ। ये जो हम एक्सिस की बात कर रहे थे, अब मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात की। हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता क्या है 2D सिस्टम में, जब आप पढ़ते हैं तो एक्स कंपोनेंट ही आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है और वाई कंपोनेंट आपका क्या होता है, वर्टिकल को वर्टिकल एक्सिस। तो हम हमेशा एक्स एक्स एक्सिस में लेते हैं। ठीक है, अब वो कॉस थीटा होगा साइन थीटा होगा, वो एंगल पे डिपेंड करता है कि एंगल बन किसके साथ रहा है। अगर एंगल इस वाले केस में क्या हुआ था, यहाँ पे भी हमने यहाँ पे गड़बड़ी की है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिप्टेक एकेडमी। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सब अच्छे हैं, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। मेरा नाम अंकित कुमार सिंह है और मैं आपका अप्लाइड फिजिक्स पार्ट 2 ले रहा हूं, जहां पे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट किया था। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या कवर किया था मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा सिलेबस था, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में पहले क्लास में कूलम्स लॉ पढ़ लिया था, यूनिट ऑफ चार्ज जान लिया। कूलम्स यूनिट ऑफ चार्ज होता है आपका। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसे कहते हैं और उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। राइट, हमने काफी डिटेल में सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। फिर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जाने, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है एट अ पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एब्सोल्यूट पोटेंशियल बोलते हैं, जब बिटवीन टू पॉइंट्स होता है तो उसे पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। राइट, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। बट आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ। ठीक है, उसके एप्लीकेशंस, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। क्या करने के लिए, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। किस किस के लिए, स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर के लिए, प्लेन चार्ज कंडक्टर के लिए, सॉरी प्लेन चार्ज शीट के लिए, एंड एक चार्ज स्फीयर के लिए। ये आज हम कवर करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ऑलरेडी पहले से लिख लिया है ये सब, एक्चुअली समझाने के लिए, ताकि मैं समझाने में टाइम वेस्ट ना हो। मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे पहले से लिख रखा है। हम लोग इसको क्विकली रिवाइज करेंगे, ये कोई नया चीज़ नहीं है। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जाना था पिछले क्लास में, अब उसको अच्छे से समझेंगे मैथमेटिकली, ताकि हम उसे गॉस में समझ सके कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, और हम फिर गॉस लॉ को अच्छे से अप्रोच कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला बात कि आप देख सकते हैं कि एक शीट है जो कि खड़ा है, राइट, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसे कट कर रहा है। ये इस शीट के थ्रू जा रहा है, राइट। अब इस शीट का जो एरिया है वो हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। जो एरिया किसी भी सरफेस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जैसे ये एक सरफेस है, सपोज इमेजिन कीजिए, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, अपना फोन ही ले लेता हूँ। तो ये हमारा फोन है और ये हमारा एक सरफेस है, राइट। तो इसका एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होगा। सपोज ये फोन ऐसे टिल्ट कर दिया मैंने, तो इसका एरिया वेक्टर हमारा इसके परपेंडिकुलर होगा। सपोज मैंने इस डायरेक्शन में टिल्ट कर दिया, तो हमारा एरिया वेक्टर
सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, राइट। और अगर मैंने इसे आपके तरफ टिल्ट कर दिया तो हमारा एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा। हमेशा एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए। तो यहाँ पे जो ये सरफेस है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, और ये आपका E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट टेस्ट ऑन अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, राइट। तो यही होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जाने थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है अगर आपका एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और उससे अगर वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो आउटवर्ड की तरफ हम इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ इमेजिन करते हैं कि हाँ ऐसे कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि उस चार्ज सरफेस पे परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। अगर वो नेगेटिव है तो वैसे लाइंस इनसाइड की तरफ आप एरो कर देते हैं, राइट। तो जब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपने किसी तरह का सरफेस ले लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस से पास करवा दिया। आप इधर उस सरफेस को टिल्ट कर सकते हो, किसी भी ओरिएंटेशन में उस सरफेस को रख सकते हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका उससे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपका होता है, जितना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, उसके दो चीजें पे वो डिपेंड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जिसको हम ई वेक्टर, ठीक है, ई वेक्टर के ऊपर से ऊपर पे वो डिपेंड करता है। और दूसरा हमारा एक्स कंपोनेंट ऑफ एरिया, ठीक है। एक्स कंपोनेंट मतलब आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ा होगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, राइट, उस पे जो आपका कंपोनेंट आता है एरिया का। अब एरिया और कंपोनेंट्स, एक तो एरिया और कंपोनेंट्स, ये हमारा, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बोला था, सपोज ये एक टिल्टेड सरफेस है, राइट। आपने किसी चीज को टिल्ट करके रख दिया, सपोज मैंने अपने फोन को ही ऐसे टिल्ट करके रख दिया, तो मैंने आपको बताया था कि एरिया हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। तो ये हमारा जो ब्लैक लाइन मैंने यहाँ पे रखा है, ये हमारा एरिया कंपोनेंट है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। अब ये जो आपका परपेंडिकुलर है, ये आपके इस सरफेस से परपेंडिकुलर, दैट इज मैं अगर दिखाऊं 90 डिग्री, इस सरफेस से एरिया का जो वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है। इसको क्योंकि ये हमने वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है, तो इसको हम कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं, ठीक है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आइडियली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़े, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में। तो अगर मैंने ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है, ये रेफरेंस में रखना है, ठीक है। तो ये वाला जो कंपोनेंट आपका ए टूट के इधर आप जब तोड़ते हो तो ये एंगल बना रहा है, राइट, यहाँ पे थीटा, ठीक है। ये आपका इस कंपोनेंट के साथ एक्स एक्सिस के साथ एक थीटा एंगल बना रहा है। जब भी हम एरिया वेक्टर को उस एंगल की तरफ झुकाएंगे, ठीक है, जब हम इसका इस तरफ का कंपोनेंट लेंगे, एंगल की तरफ मूव करेंगे, तो वो हमारा ए कॉस थीटा होता है, ठीक है। और जब हम इसको इधर करेंगे, राइट, वर्टिकल लेंगे, तो ए साइन थीटा होता है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, आप बोलोगे कि नहीं हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ही कॉस थीटा आता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, डिपेंड करता है कि एंगल का है। अभी हमारा जो ये एंगल है, ये इस तरफ है। अगर ये एंगल अगर ये एंगल, इसको मैं सपोज थीटा, सॉरी थीटा फाइव लिख दिया मैंने, थीटा डैश से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। अब ये अगर मैंने इधर एंगल ले लिया, आप ये भूल जाओ, ठीक है, सपोज एंगल इधर होता, तो फिर
हम इस वाले साइड को ए कॉस तो नहीं होता, क्योंकि हम एंगल की तरफ मूव करेंगे, तो ए कॉस थीटा डैश होता, और इधर इधर एंगल तो था नहीं, ठीक है, ये होता ए साइन थीटा डैश। आई होप आप समझ गए। एंगल डिपेंड करता है, अगर एंगल की तरफ मूव कर रहे हैं तो कॉस थीटा का कंपोनेंट आप जा रहे हो, आप बिन नॉन एंगल वाले साइड पे जा रहे हो जहां पे एंगल नहीं है, तो वहां पे आप साइन लेते हो, ठीक है। तो अब कमिंग बैक, कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पे और एक्स कंपोनेंट ऑफ एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस कंपोनेंट्स को देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इस स्लोप से निकल रहे हैं तो ये एक एंगल पे एरिया कंपोनेंट को भी काट रहे हैं, जिसको हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब अब हम क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर फाई से। फाई इज इक्वल टू ई इंटू जो एक्स कंपोनेंट ऑफ एरिया है, एक्स कंपोनेंट ऑफ एरिया ए कॉस थीटा होता है, और जब हम इसको वेक्टर में लिखते हैं तो ई डॉट ए होता है। ये जो डॉट है ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। आपने वेक्टर से पढ़ा होगा स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर का प्रोडक्ट, तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा होगा स्केलर वेक्टर, ठीक है। स्केलर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये डॉट प्रोडक्ट है। जब भी हम इसको इस डॉट प्रोडक्ट को लिखेंगे तो ए को ए cos थीटा, दैट इज उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट को ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, अब हम जान रहे हैं कि electric flux intensity is the force that is applied on a unit positive charge, ठीक है। तो ये हमारा होता है। तो अब हम फोर्स का तो जानते ही हैं कि न्यूटन है और इसका क्यूबुलम होता है, राइट। और हम यहाँ पे फ्लक्स क्या जानते हैं कि फ्लक्स इज इक्वल टू ई टाइम्स ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और ए वेक्टर आपका मीटर या सेंटीमीटर में होगा। इस केस में हमने मीटर लिया है, तो हमारा एरिया जो होता है वो मीटर स्क्वायर में होता है, तो न्यूटन अपॉन कूलम मीटर स्क्वायर। अब मैक्सिमम फ्लक्स और मिनिमम फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अब एरिया का जो वेक्टर आपका होता है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो अगर सरफेस को पैरेलल, मतलब वो भी अगर सरफेस को परपेंडिकुलर काटे तो दोनों के बीच में एंगल क्या हुआ, 0 डिग्री। और अगर 0 डिग्री है तो अगर आप थीटा का वैल्यू यहाँ पे 0 रखते हैं, कॉस 0 कितना होता है 1, तो हमारा फ्लक्स यहाँ पे मैक्सिमम होगा। उसी तरह जब हम प्लेन शीट को रख देते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाते हैं और एरिया हमारा परपेंडिकुलर है, देखिए इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है। अगर 90 डिग्री बन रहा है तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, यहाँ पे आप रिप्लेस करो कॉस थीटा। जब कॉस 90 डिग्री आप लेते हो तो कॉस 90 डिग्री आपका 0 होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आप इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका मिनिमम होगा। आई होप इतना आपका क्लियर है, इसमें अभी किसी तरह की डाउट आपको नहीं आ रही होगी, राइट। अब कमिंग बैक, हम अपना देखते हैं। देखिए पहला हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये देखा था, ठीक है। आप अगर रिकॉल करेंगे, मैं धीरे धीरे स्लाइड को आगे करता हूँ ताकि आप थोड़ा सा रिकॉल करें, ठीक है। हमने बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, एडिटिविटी क्या होती है, क्वांटाइजेशन क्या होता है, कंजर्वेशन क्या होता है, फिर कूलम्स कौन थे, उन्होंने क्या लॉ दिया था, उसको हमने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया, परमिटिविटी के बारे में जाना, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाना, ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में जाना, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में जाना, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जाना, फिर डेंसिटी के बारे में जाना, दैट इज डेंसिटी एट एनी सेक्शन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑफ दैट सेक्शन, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये अगर हम जान गए, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट जिसको एब्सोल्यूट पोटेंशियल बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। अब हम आते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में। ये ऐसा एज सच आपके सिलेबस में मेंशन नहीं, बट ये बिना जाने आप गॉस लॉ का डेरिवेशन नहीं समझ पाइएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका, द कंटिन्यूअस लोड डिस्ट्रीब्यूशन, द continuous load distribution system is a system
in which the charge is लोड नहीं होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ये लोड नहीं होगा. द कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन of charge is a system in which the charge is uniformly distributed over the conductor. Uniformly distributed मतलब कि किसी तरह की नॉन यूनिफॉर्मिटी नहीं है. अगर एक चार्ज आपका किसी सरफेस पे है तो वो सारी चार्ज इवनली स्पेस्ड आउट है. ठीक है, उनके बीच में जो स्पेसिंग है वो सारे सारे चार्जेस के लिए सामान्य है. ठीक है. अब देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तीन तरह के कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं. एक है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, दूसरा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा है आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. जब हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो हम बात करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम बात करते हैं इनफिनाइटली लॉन्ग वायर की. ठीक है. आई होप दिस इज अंडरस्टूड. जब हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एक इनफिनाइटली, ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, लॉन्ग चार्ज्ड शीट की. इस केस में भी चार्ज्ड वायर. ठीक है. इनके लिए हम इनके ऊपर गॉस लॉ लगा के हम कैलकुलेट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन लोग के लिए इन सारे केसेस में क्या होगी. ठीक है. गॉस लॉ का एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ इनफिनिटली लॉन्ग वायर, जिससे हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से पढ़ के ही ये चीज कैलकुलेट करेंगे, या द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ इनफिनिटली लॉन्ग चार्ज शीट, और सरफेस में हम लेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में फॉर अ चार्ज्ड स्फीयर. This linear charge distribution, if the charge is evenly distributed over the length of the conductor, it is called linear charge distribution. It is often referred to as linear charge density and is denoted by lambda. देखिए lambda का symbol क्या है. Mathematically there is a linear charge density जिसको हम ऐसे represent करते हैं. कैसे represent करते हैं? देखिए ये जो ड्यू की ये जो आप देख रहे हो कि यहाँ पे dq है अपॉन dl है. ठीक है. dq स्टैंड्स फॉर आप उस कंडक्टर पे, ठीक है, एक छोटा सा एरिया लेंगे जिसका चार्ज आपका dq है. ठीक है, समझे? तो उसको हमने dq अपॉन dl. देखिए डेंसिटी क्या होता है, जब भी हम डेंसिटी लिख रहे थे तो वो होता है फ्लक्स अपॉन एरिया. ठीक है. अब इस केस में, लीनियर वाले केस में, हम dq अपॉन dl बोलते हैं. राइट. ये डेंसिटी है लैम्डा. ठीक है. जब हम डेंसिटी फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, द यूनिट ऑफ लीनियर आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी इज कूलम अपॉन मीटर. राइट. क्योंकि इसके लिए हम कूलम लिखते हैं और लेंथ के लिए मीटर यूज कर रहे हैं. राइट. अब इसमें क्या है कि यही चीज को आप मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. कैसे आया ये? क्योंकि लैम्डा dq अपॉन dl है तो हमारा dq, that is that small charge that we are taking, वो होगा lambda times dl. ठीक है. ये वाला आप नोट को याद रखना कि if the charge is evenly distributed. ठीक है. अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? जब भी चार्ज when the charge is uniformly distributed over the conductor surface, it is called surface charge density or surface charge distribution. ठीक है. It is denoted by the symbol lambda sigma. सॉरी ये सिग्मा है, लैम्डा नहीं. पिछले वाले केस में लैम्डा था, सिग्मा, एंड द यूनिट इज कूलम ऑफ मीटर स्क्वायर. इट इज आल्सो डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया. ठीक है. मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसमें हमने लैम्डा लिया था. जब हम सरफेस की बात करेंगे तो हम क्या लिखते हैं? लैम्डा इज इक्वल टू
डी क्यू अपॉन डी एस। ठीक है, और इसी चीज को हम क्या करते हैं, जब हम इस चीज को समझते हैं, अगर हम फॉर दैट स्मॉल एरिया, तो हम आपका सिग्मा टाइम्स डी एस, राइट। ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये क्या है, लैम्डा हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। प्रीवियस केस में हमारा यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे लैम्डा है, ये हमारा है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पे हमारा सिग्मा जो है वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब हम आते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पे, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से। ठीक है, रो से, आर ओ डब्ल्यू नहीं, आर एच ओ। ठीक है, जब भी चार्ज को आप ओवर द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इवनली, तो हम उसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, इन अदर वर्ड्स द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। हमारा जो रो है, इट इज चार्ज, इसमें हम एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम, एक छोटे से पार्ट में, डी। ठीक है, आपने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा, जब भी हम स्मॉल पार्ट की बात करते हैं तो हम डी क्यू, या फिर किसी भी जिस जिस भी बात की, जैसे यहाँ पे चार्ज का हो रहा है तो यहाँ पे डी क्यू लिखेंगे, राइट। और ओवर द वॉल्यूम डी वी, छोटा सा वॉल्यूम। ठीक है, और छोटे से वॉल्यूम में छोटा सा चार्ज डी क्यू, राइट। उसको हम यहाँ पे मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं। आई होप ये आपका क्लियर है। अगर आपका इतना क्लियर है तो अब हम गॉस लॉ में जाएंगे। ठीक है, अब देखो, ये है जोहान कार्ल फ्रेडरिच गॉस। ठीक है, इनका ये एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने काफ़ी इम्पैक्टफुल थ्योरीज रखा, और वो आज भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब गॉस लॉ क्या स्टेट करता है, यहाँ जानने से पहले हमें बहुत सिंपली, आप यहाँ पे एक बेसिक डेफिनेशन पढ़ो कि गॉस लॉ होता क्या है। गॉस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट ऑफ अ क्लोज सरफेस is equal to the charge enclosed divided by permittivity. अच्छा, the electric flux in an area is defined as the electric field multiplied by the area of the surface projected in a plane and perpendicular to the field. ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप गौर से करोगे, आप यहाँ पे गौर से देखोगे कि ये आपका काफी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है। ठीक है, ये डेफिनेशन हम यूज नहीं करते हैं। हम्म, इसको अगर हम इजीली गॉस लॉ को समझें, ठीक है, तो गॉस लॉ हमारा क्या है, गॉस लॉ हमारा, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम, ये हमारा एप्सिलॉन नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं। टाइम्स द चार्ज इनक्लोज विद इन दैट सरफेस। ठीक है, अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लिखते हैं क्यू नॉट, क्यू मतलब एप्सिलॉन नॉट, नहीं नहीं, यहाँ पे हाँ, यही है आपका गॉस लॉ। ठीक है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइव, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस is equal to 1/epsilon naught times the total charge enclosed in that surface। ठीक है, ये हमारा गॉस लॉ है। अब इसके रिलेटेड अगर हम एक्चुअली इस चीज को अच्छे से समझे तो क्या होगा, कि ऐसे इमेजिन करो, ठीक है, सपोज ये हमारा एक आइसोलेटेड स्पेस है। क्या है, एक आइसोलेटेड स्पेस है। यहाँ पे हमारा एक चार्ज Q1 है, यहाँ पे हमारा एक चार्ज Q2 है, और यहाँ पे हमारा एक चार्ज Q3
3 है और यहाँ पे सपोज एक चार्ज Q4 है और यहाँ पे एक चार्ज Q5 है। ठीक है, ठीक है। अब ये चार्ज पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इसका मतलब होगा कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगे ये बाहर की तरफ होंगे। ठीक है, हाँ, सेम हियर। ठीक, इस केस में भी एक, इसमें भी थोड़ा बढ़ा दे। ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, क्योंकि ये हमारा सारा पॉजिटिव चार्ज है, तो हम ऐसा कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। ये सारे रेडियली आउटवर्ड्स होते हैं, मतलब बाहर की तरफ होते हैं, राइट। ऐसा कुछ इनका इंटरेक्शन होगा। अब हम एक गॉसियन सरफेस लेते हैं, क्या, गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये सब डॉटेड है, मैं डॉटेड रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा इस बोर्ड पे, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसीलिए आप, ठीक है, ये सारे जो है आप एक्चुअली शेप देख रहे हो, कुछ एक शेप्ड होगा, बट एक शेप नहीं होता है। एक्चुअली हम एक स्पीयर लेते हैं, ठीक है, एक प्रॉपर स्पीयर लेते हैं। ये शेप्स पे मत जाइएगा, मैं क्या कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, ये गॉसियन सरफेस बोलते हैं। जितने भी ब्लू लाइंस मैंने ड्रॉ किया है, ये हमारा गॉसियन सरफेस है। क्या है, वेट, ये हमारा गॉसियन सरफेस है। ये इमेजिनरी है, ठीक है, ताकि हम गॉस लॉ को अप्लाई कर सके। उन्होंने बोला कि जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस गॉसियन सरफेस को परपेंडिकुलरली इंटरेस्ट मतलब परपेंडिकुलरली निकलेंगे इनसे। तो जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये हमारे इस सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, आई होप ये सारे केसेस में अप्लाई होगा। अब क्या बोलता है गॉस लॉ, गॉस लॉ बोलता है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, सपोज phi1 के लिए, जो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi1 लिखोगे, राइट, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप जो लिख रहे हो, ये इसके लिए क्या होगा, 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड, कौन सा चार्ज है, प्लस Q1। ठीक है, उसी के तरह इस वाले केस में phi2 जो आप कैलकुलेट करोगे 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज Q2। सिमिलरली Q phi3 जो आप कैलकुलेट करोगे, ये आपका 1/ε0 टाइम्स Q3 चार्ज इनक्लोज। और आप जो यहाँ पे फ्लक्स कैलकुलेट करोगे चार्ज 4 के लिए, 1/ε0 टाइम्स Q4। ठीक है, और इस वाले के लिए होगा Q5 में 5 इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स पर मीटर, ये बोला उन्होंने। ठीक है, तो द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज गिवन बाय, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा लिखूं पॉइंट, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन द आइसोलेटेड system is, that is phi net is equal to, सारे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हर एक इंडिविजुअल आप चार्जेस के लिए ले रहे हो सबको सम कर देंगे, phi1 प्लस phi2 प्लस phi3
प्लस 5 4 प्लस 5 5। ठीक है, अब इनका जगह जो है 1/ε0 टाइम्स Q1, 1/ε0 टाइम्स Q2, ठीक है, और 1/ε0 टाइम्स Q3 और 1/ε0 टाइम्स Q4 और 1 टाइम्स Q5। ठीक है, अब यहाँ पे 1/ε0 जो है वो आप बाहर ले लो और हो जाएगा आपका Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस 4 प्लस Q5, राइट। और यही आपका टोटल चार्ज, जिसको हम कैपिटल Q से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। राइट, यही हमारा गॉस लॉ है बेसिकली। आप समझे क्या हुआ, एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया जहाँ पे 5 चार्जेस थे, उन सारे 5 चार्जेस जो थे उनके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ किए, और एक गॉसियन सरफेस लिया। गॉसियन सरफेस, जो भी जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो गॉसियन सरफेस को परपेंडिकुलरली निकलेंगे। ठीक है, सब रेडियली आउटवर्ड बोलते हैं, वर्ड क्या है, रेडियली आउटवर्ड। तो ये जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, अब गॉस का लॉ बोलता है कि हर फ्लक्स आप जो कैलकुलेट करोगे, φ1 इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स इनटू द चार्ज इनक्लोज। ठीक है, इसके लिए इसके इस गॉसियन सरफेस के अंदर Q1 चार्ज बंद है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर Q2 है, तो उन्होंने हमने किया। ठीक है, ये सारे हम जब अगर हम लिखते हैं कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर इस पूरे आइसोलेटेड सिस्टम के लिए नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैलकुलेट करते हैं, तो सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जोड़ देंगे, और जो जो सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जोड़ेंगे तो हम उसके सारे इसको रिप्लेस करेंगे 1/ε0 टाइम्स द चार्ज जिसमें वो गॉसियन सरफेस है। ठीक है, गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसको हम करेंगे, और जब हम ये कॉमन आउट करेंगे तो हमारा गॉस लॉ प्रूव हो जाएगा कि हमने जो गॉस लॉ पढ़ा है वो एक्यूरेट है, वो सही है। राइट, आई होप इतना तक आपको समझ आया, कोई तरह की परेशानी नहीं हुई। हमने क्या क्या पढ़ा, तो अभी हमने गॉस लॉ के बारे में पढ़ा। ठीक है, गॉस लॉ क्या होता है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0, जिसको हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं, टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड विद इन दैट सरफेस। एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। ठीक है, जिससे हम परमिटिविटी कोई भी मीडियम का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो उसके थ्रू होता है उसको अफेक्ट करता है, राइट। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होता है उसको भी अफेक्ट करता है, और इंटेंसिटी को भी अफेक्ट करता है। तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। ठीक है, 1/ε0 जो आप लिख रहे हो, और यहाँ पे है फाई नेट। ठीक है, इसको मैथमेटिकली हमने लिखा फाई नेट इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड। इसको हमने यहाँ पे समझा। ठीक है, ये कैसे समझा, ठीक है, यहाँ पे हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया, 5 चार्जेस लिए, गॉसियन सरफेसेस बनाए। ठीक है, और फिर हमने लास्ट में ये फॉर्मूला डिराइव किया। अब क्या है कि इतना जो हमने पढ़ा है, तो आखिर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जाना, राइट। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला निकला। फिर हमने पढ़ा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे हमने सॉरी वॉल्यूम के पहले सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी का जाना। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला निकाला। ठीक है, तो अगर मैं उस चीज को समराइज करूं सारे फॉर्मूलाज को, ठीक है, आपके लिए फॉर्मूला जो हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है, नंबर 1, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब हम पढ़ते हैं तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आता है। ठीक है, दैट इज, इसको हम एक्चुअली लिखते हैं लैम्डा अपॉन डी क्यू अपॉन टी एल। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब इसको लिखते हैं, द सेकेंड जो हमने पढ़ा वो था सरफेस चार्ज डेंसिटी।
इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और हम लिखते हैं डी क्यू अपॉन डी एस। ठीक है, कुछ जगह पे डी ए भी लिखा जाता है, राइट, बट आप कंफ्यूज मत हो, डी एस काफी एक्सेप्टेबल है। बहुत बुक्स में डी ए भी लिखा जाता है। और फिर हम पढ़ते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं और हम लिखते हैं डी क्यू अपॉन डी वी। ठीक है, दैट इज यूनिट पर यूनिट, यूनिट आपका चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट एरिया एंड चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये काफी क्लियर है। ठीक है, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये देखो, जो भी हम फॉर्मूलाज बनाएंगे ड्यू टू चार्ज्ड वायर अगर हम बनाते हैं तो वहां पे जो डी क्यू है वहां पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैनिपुलेट किया। ठीक है, इसको आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आप गए, अब यहाँ पे डी क्यू लिखेंगे तो ये आपका सिग्मा टाइम्स डी एस होगा, और यहाँ पे जो आप डी क्यू लिखेंगे तो यहाँ पे आप क्या है रो, हाँ, रो टाइम्स डी वी। अब फोर्स ड्यू टू यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या होता है, कूलम्स लॉ से हमने क्या पढ़ा था कि फोर्स इज इक्वल टू के टाइम्स क्यू नॉट आर स्क्वायर, राइट, आपने यही पढ़ा था। अगर हम दो चार्जेस के बीच में लेते हैं तो हम Q1 Q2 लिखते हैं, जब हम यूनिट टेस्ट चार्ज के लेते हैं तो ये हम लिखते हैं, राइट। सपोज ये जो चार्ज आप लिख रहे हो ये कंटिन्यूअस नेचर हो, मतलब आपने किसी सरफेस पे इवनली आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो और आप उसमें से छोटा सा चार्ज लेते हैं, राइट। सपोज आपने एक सरफेस लिया, ठीक है, इसमें आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इवनली, और इसके वजह से आपने यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया। ठीक है, ये चार्ज का आपने सपोज इतना सेलेक्ट किया एरिया, इसको आपने डी क्यू लिखा, राइट। अगर टोटल चार्ज क्यू है तो हमने इसका छोटा एरिया लिखा। अब इसके वजह से जो फोर्स हमें मिलेगा दैट इज एफ, उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इस चीज को अगर हम रीराइट करते हैं, जब हम फोर्स लिखेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, जो कि का वैल्यू होता है, ठीक है, टाइम्स, राइट, आपका होगा क्यू नॉट इंटीग्रेशन डी क्यू, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि डी क्यू जो आप छोटा पार्ट ले रहे हो, जब इसको आप पूरा इंटीग्रेट करोगे तब ना आप उस पूरे सरफेस के लिए आप कैलकुलेट करोगे। इस केस में हमने एक प्लेन शीट लिया है, ठीक है, डी क्यू एक छोटा पार्ट है और हम जब पूरा सरफेस लेंगे तो उसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन के साथ हमने डाला है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, राइट। और ये जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आर आपका डिस्टेंस है, ठीक है। अभी हमने इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ एफ के ऊपर डैश आ जाएगा और यहाँ पे आर कैप आ जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, कैप, ठीक है। मतलब जो आपका आर डिस्टेंस है उसके डायरेक्शन में एक नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, आर डिस्टेंस के डायरेक्शन में एक नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब अगर आप इसी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू, आप यहाँ पे क्या, जो चार्ज आप लेते हो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इस केस में हमने क्यू नॉट लिया है टेस्ट चार्ज, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और के इंटीग्रेशन डी क्यू आर स्क्वायर आर कैप, ये वाला कट जाएगा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर।
अगर आप वैल्यू डालते हैं, मैंने उतना लिखा नहीं है, आई थिंक इट इज प्रीटी मच अंडरस्टैंड। इतना आपको अभी जानना है जो भी हमने कवर किया है, ठीक है। इस 40-50 मिनट्स के लेक्चर में हमने इतना जाना। अब इसके बाद जो 3 डेरिवेशंस है वो आप बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। तो अब हम डेरिवेशंस की तरफ मूव करते हैं।